जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ। दशकों से ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष छाया युद्ध के रूप में चलता रहा। प्रॉक्सी, साइबर हमले और टारगेटेड हत्याएं। लेकिन अब यह छुपा हुआ संघर्ष खुलकर सामने आ गया है। मिसाइलों की गर्जना और ड्रोन की भनभनाहट ने पुराने नियम बदल दिए हैं। दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से इजराइल पर सीधा हमला किया। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी गईं, दुनिया ने लाइव देखा। भले ही इजराइल ने अधिकतर हमले रोकने का दावा किया, लेकिन मनोवैज्ञानिक असर गहरा था। संदेश साफ था, अब कोई भी सुरक्षित नहीं। वर्षों से दोनों पक्ष पूर्ण युद्ध से बचते रहे, लेकिन अब संतुलन टूट चुका है। पूरी दुनिया देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। क्या इजराइल पलटवार करेगा? क्या हिंसा का चक्र और तेज होगा? आम नागरिकों के लिए डर और अनिश्चितता बढ़ गई है। यह क्षण तेहरान और यरूशलेम की रणनीति में बड़ा बदलाव है। ईरान ने प्रत्यक्ष टकराव का जोखिम उठाया, जबकि इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली अब असली परीक्षा में है। संघर्ष अब छाया से मुख्य मंच पर आ गया है। मध्य पूर्व एक नए खतरनाक अध्याय में प्रवेश कर चुका है। ईरान के सैन्य बदलाव की धुरी है उसका ड्रोन कार्यक्रम। ये यूएवी अब सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि घातक हथियार हैं, सस्ते, पकड़ना मुश्किल और बड़ी संख्या में तैनात किए जा सकते हैं। अर्श 1 और अर्श 2 ड्रोन, खासकर अर्श 2, इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी पूरा इजराइल इसकी जद में है। स्टेल्थ क्षमताओं और एडवांस्ड गाइडेंस के साथ ये ड्रोन महत्वपूर्ण ठिकानों को सटीकता से निशाना बना सकते हैं। ईरान की रणनीति है सैचुरेशन। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल एक साथ छोड़कर दुश्मन की एयर डिफेंस को थकाना। हर ड्रोन भले ही फाइटर जेट जितना एडवांस न हो, लेकिन मिलकर ये एक जटिल खतरा बन जाते हैं, जिसे पूरी तरह रोकना लगभग नामुमकिन है। ईरान जानता है कि वह पारंपरिक ताकतों से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने असम्मित युद्ध नीति अपनाई है। ड्रोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अर्श और अन्य ईरानी ड्रोन का उभार दिखाता है कि ईरान ने तकनीकी रूप से ताकतवर विरोधियों को अपनी शर्तों पर चुनौती देने का तरीका ढूंढ लिया है। ईरान की ड्रोन तकनीक की असल परीक्षा यूक्रेन के युद्ध में हुई। रूसी सेनाओं ने शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल कर दुनिया को नए युद्ध के तरीके दिखाए। ये ड्रोन यूक्रेनी शहरों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हुए, पावर प्लांट्स और ढांचों पर हमला करने के लिए। युद्ध सीधे आम लोगों तक पहुंच गया। यूक्रेन का संघर्ष ईरानी सैन्य उपकरणों के लिए लाइव फायर टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। ईरान ने अपने ड्रोन को पश्चिमी एयर डिफेंस के खिलाफ आजमाया। इन हमलों से मिली जानकारी ईरानी इंजीनियरों तक पहुंच रही है, जिससे वे अपने डिजाइनों को और बेहतर बना रहे हैं। पश्चिमी देशों के लिए इन सस्ते ड्रोन की सफलता एक चेतावनी है। उनकी सुरक्षा रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यूक्रेन में सीखे गए सबक अब तेल अवीव में लागू हो रहे हैं। ईरान ने रूस के अनुभव से रणनीति सीखी है। कीव में हुए धमाकों की गूंज, खार्किव में हुए धमाकों की गूंज अब मध्य पूर्व में भी सुनाई देती है। आज के संघर्ष अब पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। ईरानी हमले की रात इजराइल में दशकों बाद पहली बार सामूहिक चिंता की लहर दौड़ गई। एयर रेड सायरन, बम शेल्टर और आसमान में इंटरसेप्टरों की आग, हर कोई डर और अनिश्चितता में था। सुरक्षा की भावना हिल गई। विदेशी पासपोर्ट और रिलोकेशन सर्विसेज की मांग बढ़ गई। लोग सोचने लगे, क्या वायु रक्षा प्रणाली उन्हें बचा सकती है? यह हमला संघर्ष की सच्चाई को घर घर तक ले आया। अब खतरा सिर्फ आसमान से नहीं, बल्कि बहुफ्रंट युद्ध की आशंका से भी है। इजरायली जानते हैं कि वे शत्रुतापूर्ण पड़ोस में हैं। हिजबुल्लाह, हूथी और ईरान सब मिलकर बड़ा खतरा बन सकते हैं। सरकार की एकता की अपीलें जारी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गहरी चिंता है। स्कूल बंद, सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द, देश ठहर गया। सबने मिलकर अगली घटना का इंतजार किया। आयरन डोम जान बचा सकता है, लेकिन डर को नहीं मिटा सकता। बंकरों में छुपे नागरिक बताते हैं, यह संघर्ष आम लोगों की जिंदगी बदल रहा है। गोलीबारी के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए। अमेरिका, यूरोप और अरब देश दोनों पक्षों से संयम की अपील करने लगे। अस्थायी शांति आई, लेकिन तनाव बरकरार रहा। इजराइल ने खुला हमला करने के बजाय सीमित स्ट्राइक का विकल्प चुना। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के इस्फहान के पास सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया। यह इलाका ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है। दोनों पक्षों ने नुकसान को कम करके दिखाया, लेकिन इजराइल का संदेश साफ था, हम तुम्हारे सबसे संवेदनशील ठिकानों तक पहुंच सकते हैं। यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए चेतावनी था। भले ही नुकसान बड़ा न हो, लेकिन ऐसी स्ट्राइक महीनों या वर्षों की देरी कर सकती है। इजराइल बार बार कह चुका है कि वह ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। यह स्ट्राइक उसी नीति का हिस्सा थी।
ईरान भले ही कहे कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी देश और इजराइल गहराई से संदेह में है। इस हमले ने ईरान के कट्टरपंथियों को और उकसाया है। अब वे मानते हैं कि असली सुरक्षा सिर्फ परमाणु हथियार से ही मिल सकती है। परमाणु प्रसार पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा में बड़ा दोहरा मापदंड दिखता है। दुनिया की निगरानी लगभग पूरी तरह ईरान पर केंद्रित है। आईईए की जांच, संयुक्त राष्ट्र की बहसें और कड़ी पाबंदियां। लेकिन इजराइल के पास दर्जनों परमाणु हथियार हैं, फिर भी उसका कार्यक्रम पूरी तरह गोपनीय है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय लगभग अनदेखा कर देता है। डिमोना रिएक्टर में आईईए के निरीक्षक नहीं जाते, न ही कोई सख्त प्रस्ताव आते हैं। सवाल उठता है, ईरान जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, उस पर इतनी सख्ती क्यों, जबकि इजराइल जिसने कभी संधि नहीं मानी, उसे छूट क्यों? आईईए का अधिकार उन्हीं देशों तक है जिन्होंने संधि मानी है, इजराइल ने नहीं। यह असंतुलन पूरे मध्य पूर्व में नाराजगी और पाखंड की भावना पैदा करता है। तेहरान पूछता है, हमें उस मानक पर क्यों कसा जाता है जिसे दूसरा देश मानने से भी इनकार करता है? यह दोहरा मापदंड अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और प्रसार को बढ़ावा देता है। इजराइल की परमाणु नीति न्यूक्लियर ओपेसिटी यानी न स्वीकार न खंडन, यह रणनीति उसके सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है। इस नीति से इजराइल अपने पड़ोसियों को परमाणु दौड़ में उतरने से रोकता है और अंतरराष्ट्रीय विवादों से बचता है। पश्चिमी ताकतों की चुप्पा सहमति ने इजराइल को गंभीर जांच से बचाए रखा। डिमोना रिएक्टर फ्रांस की मदद से बना, अमेरिका ने भी बाद में चुपचाप स्वीकार किया। 1986 में मोर्दखाई वनुनु ने डिमोना की जानकारी लीक की इजराइल के पास बड़ा और उन्नत जकीरा है। इसके लिए वनुनु को अगवा कर जेल में डाल दिया गया। 1979 की वेला घटना दक्षिण अटलांटिक में परमाणु विस्फोट जैसी चमक इजरायली परमाणु परीक्षण मानी जाती है। यह नीति इजराइल के लिए फायदेमंद रही, लेकिन क्षेत्र में असंतुलन और अस्थिरता बढ़ाती है। एक देश को सर्वोच्च हथियार रखने की छूट मिलती है, बिना किसी निगरानी या जवाबदेही के। इजराइल की चुप्पी और विश्व शक्तियों की चुनिंदा दृष्टि ने मध्य पूर्व को परमाणु बारूद के ढेर पर बैठा दिया है